हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, है ना। तो हमने पिछले सेशन में 16 से 22 मई का जो पूरा करंट अफेयर्स था उसको कवर कर लिया था, और आज हम अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में कवर करने जा रहे हैं 23 मई से 28 मई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, 23 मई से 28 मई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, 28 मई तक का करंट अफेयर्स हमारा पूरा आज हम कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि पार्ट 1 में हो जाए चीज़ें, है ना। अगर पार्ट 1 में नहीं हो पाएंगी अच्छे से तो हम पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने हमारे एक बड़े प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया है और डिसाइड किया है कि उस इंस्टीट्यूट में खोला जाएगा एक इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाल ही में इजराइल ने भारत के किस संस्थान के साथ इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी खोलने हेतु समझौता किया है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है बड़ा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है हमारा, वन ऑफ द IIT है और इसका नाम है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने समझौता किया है इजराइल के साथ कि जो IIT मद्रास है उसके अंदर ही एक इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी खोला जाए। ठीक है, तो ये वाटर टेक्नोलॉजी क्यों इजराइल के साथ क्यों, है ना। तो इजराइल अपनी दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला अपने वेपन्स, दूसरा अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। तो फिर बाटर कैसे, है ना। अब आप इजराइल की अगर आप टोपोलॉजी देखोगे तो इजराइल कहाँ पड़ता है, यहाँ पे कहीं यमन है, यमन है और यहाँ पे कहीं ओमान है, ओमान है, और ये सऊदी अरबिया है। ठीक है, ये इस रीजन में ये ये पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ है, और ये कहीं यहाँ पे इजिप्ट है। और इजिप्ट के यहीं पास में कहीं मिलेगा इजराइल, छोटा सा कंट्री है इजराइल। ठीक है, अब आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सऊदी अरबिया, ओमान, यमन। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट होता है। आपने अगर मैप में नहीं तो पिक्चरों में देखा होगा, हबीबी आते हैं, है ना, ऊँट के ऊपर चलते हैं। तो ऊँट कहाँ चलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं, इसलिए अब पूरा एरिया ये पूरा रेतीला एरिया है, डेजर्ट एरिया है। तो डेजर्ट एरिया का क्या ड्रॉबैक होता है, क्या कमी होती है, वहाँ खेती नहीं कर सकते। तो जो डेजर्ट यहाँ पे है वो डेजर्ट यहाँ पे भी है। बट देखो इजराइल खेती में नंबर 1 है। मैंने क्या बोला, दो चीज़ों में, एक तो वेपन, दूसरा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ एग्रीकल्चर क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिसोर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना,
इजराइल ने अपने वाटर रिसोर्स को इतना डेवलप किया है कि उन्होंने रेगिस्तान में खेती करके दिखा दी है। इसी वजह से इजराइल की जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, वो वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास इजराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी किसने बनाया? उसकी वाटर टेक्नोलॉजी ने। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, ये जितनी भी आप सिंचाई की तकनीकें देखते हो ना, ये सारी इजराइल से आई हुई हैं। ठीक है, तो इसी वजह से IIT मद्रास ने समझौता किया इजराइल के साथ कि चलिए एक हमारे यहाँ पे इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी खोलते हैं। ठीक है, आया समझ? चलिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ट्रेन के इंजन सौंपे हैं? कौन सा देश है ये? किस देश को सौंपे हैं इंजन? ठीक है, तो ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश को 20 ट्रेन के इंजन सौंपे हैं। जो बांग्लादेश का एक्चुअली पूरा जो ट्रेन सिस्टम है ना, वो पूरा जो ट्रेन सिस्टम है वो किसका लगाया हुआ है? भारत का लगाया हुआ है। भारत जब पहले छोटी लाइन यूज करता था, छोटी लाइन की रेलवे यूज करता था, तो जब भारत ने बड़ी लाइन की जो ट्रेनें थे, ब्रॉड गेज ट्रेनें थी, उनको यूज करना शुरू करा, तो अपनी जो छोटी लाइन की ट्रेनें किसको भेज दी? बांग्लादेश को भेज दिया। ठीक है, अब बांग्लादेश भी बड़ी जो लाइन है, ब्रॉड गेज, उसको डेवलप करना चाह रहा है, उसके लिए उसे इंजन चाहिए थे, जो भारतीय रेलवे ने उसको इंजन सौंपे हैं, 20 रेलवे। भारत जो है उस जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है बांग्लादेश के। ठीक है, अगर भारत ना होता तो बांग्लादेश का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा आज है वैसा ना होता। ठीक है, आप चले जाओ पाकिस्तान में, वहाँ देखो कितना ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उनके भारत के साथ टर्म अच्छे नहीं है। ठीक है, वहीं बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ सपोर्ट करते हुए चलता है। ठीक है, हमेशा। तो बांग्लादेश को बेचे हैं 20 ट्रेन के इंजन भारतीय रेलवे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ एक युद्धाभ्यास, और ये युद्धाभ्यास हुआ बांग्लादेश और USA की नौसेना के बीच में। क्या नाम था इस नौसेना का? क्या नाम था इस नौसैनिक अभ्यास का? हाल ही में आयोजित बांग्लादेश अमेरिका नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? क्या नाम है? हाल ही में आयोजित बांग्लादेश अमेरिका नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क 40 नाम का नौसैनिक अभ्यास जो है बांग्लादेश अमेरिका ने किया, और ये बे ऑफ बंगाल में किया था। ठीक है, तो हम करने देते हैं, है ना, वरना बांग्लादेश को कोई ज़रूरत है नहीं नौसैनिक अभ्यास की, कि नौसैनिक अभ्यास किसके लिए किया जाता है? किसी देश के खिलाफ तैयारी के लिए किया जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश को खतरा किससे हो सकता है? ठीक है, क्या म्यांमार बांग्लादेश से लड़ेगा? नहीं, क्योंकि सीमा ही नहीं लगती, बहुत छोटी सीमा लगती है, बहुत छोटी, लगभग 30-40 किलोमीटर की। और
चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो भारत से ही खतरा लगता होगा, ठीक है। बट हम उन चीज़ों को माइंड नहीं करते, है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो नौसैनिक अभ्यास हो रहा है वो अपनी स्किल्स को मजबूत करने के लिए, तो इसलिए हम इस चीज़ को होने देते हैं। तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? टाइगर शार्क 14, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो एक बार। चलिए नेक्स्ट है हमारा अभी हाल ही में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में एक अपॉइंटमेंट हुई। यूके का एक शहर है, कंट्री, जिसको हम काउंटी भी कहते हैं। काउंटी में एक लॉर्ड मेयर अपॉइंट हुआ। ये लॉर्ड मेयर भारतीय मूल का है, और ये भारतीय मूल का है, इसके साथ ही एक सिख है, ठीक है। तो सिख होने के साथ ही और लॉर्ड मेयर बनने के साथ ही ये पर्सन बन गया है ब्रिटेन का पहला टर्बन बियरिंग सिख लॉर्ड मेयर, ठीक है। क्या नाम है इनका? हाल ही में कौन भारतीय ब्रिटिश ब्रिटेन की काउंटी सिटी का पहला पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बना है। हाल ही में कौन भारतीय ब्रिटिश पर्सन है जो ब्रिटेन की काउंटी सिटी का पहला पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बना है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जसवंत सिंह ब्रिडी। जसवंत सिंह ब्रिडी साहब जो हैं पहले टर्बन बियरिंग सिख हैं जो लॉर्ड मेयर बने हैं ब्रिटेन की एक सिटी है, काउंट्री उसके, ठीक है। याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हाल ही में भारत की नई संसद के लोकसभा कक्ष में स्थापित किया गया संप्रभुता का प्रतीक, संप्रभुता या शक्ति का प्रतीक क्या है? ठीक है,
बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। न्यूज़ चैनलों ने दिन रात इसको दिखाया था, ठीक है। पीएम मोदी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पे, यूट्यूब चैनल पे कई बार शेयर किया था। दिन रात इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि क्या है और कितना लंबाई है, कितनी मोटाई है, संसद में लगाना ठीक है या नहीं ठीक है, लोकसभा में क्यों लगाया, राज्यसभा में क्यों नहीं लगाया, है ना, लोकसभा में लगाना चाहिए था या राज्यसभा में लगाना चाहिए था। इस तरह की कई डिबेटें आयोजित की गई, ठीक है। तो इस प्रतीक का नाम है सेंगोल। इसको सेंगोल कहा जाता है और ये एक शक्ति का प्रतीक है, संप्रभुता का प्रतीक है, ठीक है। अब इसकी कहानी थोड़ी विचित्र है कि पहले के टाइम में जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो उससे पहले डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि जो अंग्रेज हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, पावर लिए हुए हैं भारत की, उस सत्ता को भारत के लोगों को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो उस समय जो हमारे भारत के अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनसे पूछा कि आपको जो सत्ता का ट्रांसफ़र है वो कैसे किया जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या किया कि ये बात डिस्कस की अपनी कैबिनेट में, अपने साथियों के साथ में। तो उनकी कैबिनेट के एक साथी जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने इस सेंगोल के बारे में बताया। उन्होंने कहा सेंगोल है, साउथ इंडिया में चलता है। और ये सेंगोल क्या होता था कि पुराने समय में जो राजा होता था उसके पास ये लंबा सा एक छड़ी के आकार का सेंगोल होता था और जिस पर्सन के पास होता था उसी को राजा माना जाता था। कोई ऑफिशियल सत्ता ट्रांसफ़र या फिर राज्याभिषेक नहीं होता था, ठीक है। जिसके पास छड़ी है, जिसके पास सेंगोल है, वही होगा राजा। तो जब राजा मरता था या तपस्या करने जाता था, सत्ता छोड़ता था, तो वो नॉमिनेट नहीं करता था कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। वो जिसको राजा बनाना होता था उसको अपना ये सेंगोल दे जाता था और वो उसी दिन से राजा हो जाता था। तो यानी कि सेंगोल जो था वो पावर होल्ड करता था, शक्ति होल्ड करता था, यानी कि जिसके हाथ में सेंगोल वही राजा, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने कहा कि एक सेंगोल बनवाते हैं, ठीक है, जो ले जाके लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया जाएगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के पास जब तक रहेगा यानी कि सत्ता ब्रिटिश के पास है, और जब सत्ता ट्रांसफ़र करनी होगी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, तो वही सेंगोल उठाकर जवाहरलाल नेहरू को दे दिया जाएगा और इस तरह पावर का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सेंगोल को बनवाया गया, है ना, और माउंटबेटन को ले जाके दे दिया गया कि ये आपको 15 अगस्त को हमें ट्रांसफ़र करना है और पावर ऑफ ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सेंगोल किसको दे दिया, जवाहरलाल नेहरू को दे दिया, और इस तरह जो है भारत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और भारत एक आज़ाद मुल्क बना, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, सेंगोल। अब ये सेंगोल क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सेंगोल को अपने आवास पर आनंद भवन ले गए और उन्होंने वहाँ इसको रख लिया। अब शक्ति का प्रतीक एक घर में रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तब जब तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब तक एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि जो पावर किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी, वो हर बार जीत के आ रहे थे, वो प्रधानमंत्री थे, तो पावर का सोर्स कम से कम उस आदमी के हाथ में था जिसके साथ हाथ में रियल में होना चाहिए था, ठीक है। अब आनंद भवन को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या कर दिया गया, एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। तो सेंगोल के लेके बहुत मजाक भी उड़ा कि हिंदुस्तान की जो पावर है इतने दिनों से एक म्यूजियम के हाथ में थी, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ, तो जब बाद में पता चला कि सेंगोल आनंद भवन में रखा हुआ है, तब डिसीजन हुआ कि भाई नई पार्लियामेंट बन रही है, उस पार्लियामेंट में इसको रखवाया जाएगा। अब विवाद ये शुरू हुआ कि नई पार्लियामेंट में इसको कहाँ रखवाया जाए, किस जगह इसको रखवाया जाए। तो डिस्कशन ये निकला कि हमारे यहाँ जो सत्ता का जो सोर्स है, पावर का जो सोर्स है, वो कौन है, जनता है। अब सारी जनता में तो सेंगोल बांट नहीं सकते, ठीक है। तो एक तरीका निकाला कि भाई सत्ता का जो सोर्स है वो जनता है, और जनता क्या करती है, वोट करती है और अपने प्रतिनिधियों को भेजती है चुन के,
और चुन के किस सदन में भेजती है? लोकसभा में भेजती है। यानी कि जो जनता की पावर का सोर्स है वो लोकसभा में आके इकट्ठा होता है। तो हमारी भारत की शक्ति का प्रतीक कहाँ स्थापित होना चाहिए? सेंगोल कहाँ स्थापित होना चाहिए? लोकसभा में स्थापित होना चाहिए। तो इसी वजह से ये निर्णय लिया गया कि सेंगोल को लोकसभा के कक्ष में अधिस्थापित किया जाएगा और इसको अधिस्थापित कर दिया गया। तो ये सेंगोल की कहानी है। तो याद रखेंगे, सेंगोल है जो एक रॉड के आकार का, एक छड़ी के आकार का है, जिसको लोकसभा कक्ष में लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, उसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा डीप में। ठीक है, चलिए तो अभी हाल ही में क्या हुआ, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम होंगे पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, और तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो नई संसद, इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं उन सबको जानेंगे, तथ्य। ठीक है, सबसे पहला तथ्य कि इसका उद्घाटन कब हुआ। कब हुआ? तो इसका उद्घाटन बच्चों, इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और उनके साथ में कौन थे? जो सांसद भी हैं और हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो भी साथ थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। ठीक है, इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है? आकार, तो हमारी जो पुरानी संसद है उसका आकार गोलाकार था, गोलाकार की थी, और हमारी जो नई संसद है उसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार में इसको बनाया गया है। ठीक है, और कितने द्वार हैं इसके, कितने द्वार बनाए गए हैं? तो बट ओबियस सी बात है, त्रिभुजाकार अगर आकृति है तो इसके 3 द्वार बनाए गए होंगे, 3 द्वार बनाए गए हैं। ठीक है, 3 द्वार इसके बनाए गए हैं। और जो नई संसद है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है? तो इसके 3 भाग हैं। भाग 3 भाग हैं, और 3 भाग हैं इनमें से लोकसभा, राज्यसभा और संविधान कक्ष। संविधान कक्ष 3 हिस्सों में। जो पुरानी संसद थी उसके भी 3 भाग थे, पुरानी के भी 3 भाग थे, लेकिन 3 भाग ये अलग अलग थे। जैसे पुरानी लोकसभा,
राज्यसभा और केंद्रीय हॉल, केंद्रीय कक्ष। ठीक है, तो याद रखना जो नई लोकसभा है, नई जो संसद है, उसमें केंद्रीय कक्ष नहीं है, संविधान कक्ष है। तो 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और संविधान कक्ष। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा, लोकसभा में बच्चों, लोकसभा को ऐसे ही नहीं बना दिया गया, लोकसभा को एक थीम पर बनाया गया है, एक थीम पर आधारित है लोकसभा। और लोकसभा की जो थीम है वो क्या है? लोकसभा, इसकी जो थीम है, ठीक है, रंग रोगन किस कलर का, तो थीम जो है मोर है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप देखोगे राज्यसभा को, लोकसभा को जाके, तो बहुत सारे मोर पंख आपको छत पे दिखेंगे, है ना, बड़ा ही सुंदर बनाया गया है उसको। ठीक है, तो थीम कैसा है? मोर है। ठीक है, और सीटें कितनी हैं? सीटें कितनी सीटें हैं? 888 सीट। ठीक है, 888 सीट हैं इसकी। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्यसभा की, इसका जो थीम है वो है कमल, राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, और कितनी सीटें हैं इसकी? सीटें 384 सीटें। ठीक है, और जो लोकसभा, पहले क्या होता था, एक जब प्रेसिडेंट आते हैं पार्लियामेंट में, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठते हैं एक साथ। ठीक है, तो पुरानी लोकसभा में बैठते थे ये लोग केंद्रीय कक्ष में, लोकसभा राज्यसभा के। और नई लोकसभा में कहाँ बैठेंगे? नई पार्लियामेंट में कहाँ बैठेंगे? इस लोकसभा में। इस लोकसभा में कितने 1272 लोगों के बैठने की इधर उधर व्यवस्था की गई है, तो इस लोकसभा में बैठेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है नई संसद के बारे में। उद्घाटन कब हुआ बच्चों? 28 मई 2023 को। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आकार त्रिभुजाकार है, 3 द्वार हैं, भाग कितने हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और संविधान कक्ष। ठीक है, और इसके अलावा जो लोकसभा है उसकी थीम क्या है बच्चों? मोर है। ठीक है, मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सीटें कितनी बनाई गई हैं? इसमें 888 सीटें बनाई गई हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 888 है। राज्यसभा कितने? राज्यसभा की थीम क्या है बच्चों? राज्यसभा की थीम है कमल, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और इसकी जो सीटें हैं, उन सीटों की संख्या कितनी बनाई गई है? 384 बनाई गई है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पुरानी लोकसभा नई लोकसभा से कैसे अलग है, तो पुरानी लोकसभा में सेंट्रल हॉल नहीं है। सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष है, बट नई लोकसभा में सेंट्रल हॉल नहीं है। पुरानी लोकसभा में संविधान कक्ष नहीं है, नई लोकसभा में संविधान कक्ष है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को याद रखना है ना। हमारी पार्लियामेंट का क्या हुआ, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, लेकिन दुख की बात है कि बहुत लोगों ने इसका विरोध किया है ना, कि खाम खा पैसे की बर्बादी कहा। ठीक है, तो पैसे की बर्बादी, हम पैसे को लगाएं कहाँ? ठीक है, जब हमारा जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है वही सही आकार में नहीं है, वही सुरक्षित नहीं है, है ना, तो उसको बनाए, पैसे को लगाएंगे कहाँ? हम ऐसे पैसे का करेंगे भी क्या? ठीक है, तो आप अगर देखो तो जैसे होता है, अपोजिशन पार्टी ने विरोध करा है ना, अगर वो अपोजिशन पार्टी भी पावर में होती ना, उनको भी एक नई पार्लियामेंट बनवानी पड़ती। पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी हो गई थी। पहला रीज़न कि पार्लियामेंट बहुत कमज़ोर और बहुत पुरानी हो गई थी। ठीक है, तो उसके गिरने का खतरा था। ठीक है, मान लो कोई हादसा हो जाता, हमारी जो पूरी गवर्नमेंट, सत्ता को चलाने वाले लोग हैं, एक बार में ख़त्म हो जाते वो लोग, तो कमज़ोर हो गई थी, इसलिए नई पार्लियामेंट की ज़रूरत थी। दूसरा, हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, बहुत कम है। और 2026 में क्या है, लोकसभा की सीटें बढ़ानी है। हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा की जो सीटें हैं 552 ही हैं।
ठीक है, जबकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हमसे कम आने वाले समय में हमें कम से कम 700 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 700 सीटों वाली लोकसभा और 384 वाली राज्यसभा सीटों को हमने बनाया। ठीक है, तो बच्चों ये है संसद के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के तथ्य, आप इनको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए चलिए ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा समर्थ ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है SAMARTH, पहल की शुरुआत की गई। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा समर्थ पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, समर्थ पहल की शुरुआत की गई, तो ये जो मंत्रालय है हमारा वो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा समर्थ पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, अब ये समर्थ जो पहल है वो है क्या। ठीक है, समर्थ पहल एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम कह सकते हैं हम इसको पार्शियली, क्योंकि जो इसका लक्ष्य है, ठीक है, इसका लक्ष्य है कि भाई जो ग्राम पंचायतें हैं, है ना, ग्राम पंचायत मतलब गांव, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, भरोसा नहीं करते जो है डिजिटल चीज़ों पे, तो ग्राम पंचायतों में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, 50,000 ग्राम पंचायतों में। ठीक, कितनी पंचायतें हैं, 2 लाख के समथिंग पंचायतें हैं। ठीक है, तो 50,000 ग्राम पंचायतों में इसके तहत क्या लक्ष्य किया जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, समर्थ पहल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। लक्ष्य क्या है, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको पता है अभी प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने बताया था लास्ट उसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 3 देशों की यात्रा करी, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विजिट पर गए तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग को सिडनी में उन्होंने संबोधित किया, लाखों की भीड़ थी। ठीक है, 50-60,000 लोगों की भीड़ स्टेडियम में थी, उसके अलावा बाहर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े हुए थे। तो इसी दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक कॉन्सुलेट डिक्लेयर किया कि हम एक नया कॉन्सुलेट खोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। किस स्थान पर डिक्लेयर किया, इस यहाँ पर चलने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सुलेट होता क्या है। जैसे हर दूसरे देश में हम क्या करते हैं, एक अपनी एम्बेसी बनाते हैं,
ठीक है। एम्बेसी का बनाने का रीज़न क्या होता है कि ताकि जो हमारे देश का जो कनेक्शन है उस कंट्री के साथ बना रहे, कोई गलत फहमी ना हो जाए जिसकी वजह से वॉर ना छिड़ जाए, और हमारे उस देश के साथ संबंध जो है मजबूत स्थिति में रहे या अच्छी स्थिति में रहे, ठीक है। एम्बेसी का ही एक सब पार्ट होता है कॉन्सुलेट, ठीक है। मान लो कोई देश बहुत बड़ा है, यूएसए कितना बड़ा देश है ना, इंडिया कितना बड़ा देश है। अब इंडिया में अगर कोई पर्सन काम करने आता है, ठीक है, और वो बैंगलोर में काम करता है, अब उसे काम कर रहा है, उसे एक दिन अपने घर जाना है, मान लो उसको एक दिन सऊदी अरबिया जाना है ना। अब सऊदी अरबिया जाने के लिए उसको वीज़ा चाहिए, तो उसको पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए आना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि एम्बेसी कहाँ है, दिल्ली में है ना। उसके बाद दिल्ली के कई चक्कर काटने पड़ेंगे, वीज़ा मिला या नहीं मिला, उसको कई बार वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाना पड़ेगा, जिससे क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो एम्बेसी की एक ब्रांच देश के विभिन्न कोनों में खोल दी जाती है, अगर देश बहुत बड़ा होता है तो, ठीक है। मान लो मुंबई में खोल दी, बेंगलोर में खोल दी, चेन्नई में खोल दी, ताकि देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले विदेशी, ठीक है, अपने यहाँ जाने के लिए आसानी से जो है वीज़ा प्राप्त कर सकें। तो ये होता है कॉन्सुलेट। तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो कैनबरा में एम्बेसी है हमारी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। तो अब वेस्टर्न छोर से ईस्टर्न छोर तक जाता है कोई पर्सन इंडिया का वीज़ा लेने के लिए, तो उसके लिए बड़ा थकाऊ हो जाता है, ठीक है। तो इसी का उपाय निकाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की है कि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में एक इंडिया का कॉन्सुलेट खोला जाएगा। तो क्या नाम है उसका कॉन्सुलेट का? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में अब भारत का कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की है? किस शहर में? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा है कि कहा है कि जो ब्रिस्बेन है उसमें भारत का एक नया जो कॉन्सुलेट है वो खोला जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप टोपोलॉजी देखो तो बहुत 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 बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसा है कुछ ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें, ठीक है। अब ये जो राजधानी है इसकी वो कहीं यहाँ कहीं है, जो कैनबरा, यहाँ पे है कहीं राजधानी इसकी, ठीक है। और पर्थ कहीं यहाँ पे है, और यहाँ पे कहीं क्या है, ब्रिस्बेन। अब क्या होता है कि पर्सन अगर ब्रिस्बेन में रह रहा है ना, और भारत में रहने वाला पर्सन है, भारत का सिटीजन है, और वो ब्रिस्बेन में नौकरी करता है। अब उसने पता चला उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, अब उसने जाना है कहाँ, भारत जल्दी से, ठीक है। तो भारत जाने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वीज़ा की ज़रूरत है, वीज़ा अप्रूवल कराना पड़ेगा उसको। तो वीज़ा लेने के लिए वो कहाँ जाएगा, कैनबरा जाना पड़ेगा, एम्बेसी में जाना पड़ेगा, है ना। एम्बेसी वाले कहेंगे ठीक है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके चले जाओ, और बुलाते हैं आपको फिर वेरिफिकेशन के लिए, है ना। तो कई बार उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और क्या होता है कि कई बार जो जाने का पर्पज़ है ना वही एकदम से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना।
तो इसी समस्या को निदान करने के लिए ब्रिस्बेन में क्या खोला गया है, एक कॉन्सुलेट खोला गया है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी समय सीमा जो है हमारी समाप्त हो रही है, तो आई थिंक इसका पार्ट 2 हमको लाना पड़ेगा, है ना। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।